जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए मेरे भाई, आप सभी डीलेड स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का सेशन। और पिछला सेशन था जीके जीएस का। और होमवर्क के रूप में आपसे क्या पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो ये नहीं ध्यान रख करके आपको जवाब देना था। तो काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य था। इसके अलावा औद्योगिक वृद्धि भी, रोजगार उत्पन्न करना, ये सभी जो है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य तो थे, लेकिन जनसंख्या वृद्धि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर करने वाले में से है सब्बो, नीतीश, प्रिया, आरती, दृष्टि, धीरज, रिया, निकेश, अंशु और अंजलि। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आप सभी के हिंदी वाला सेशन को। और आप सभी के एग्जाम डेट से रिलेटेड कुछ न्यूज अभी आ रहे हैं, तो उसका चर्चा हम क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्लास को एंड तक देखिएगा, लास्ट में उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जितना भी पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड कोई बात हो, है ना, पिछला क्लास से रिलेटेड कोई बात हो, या फिर आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई बात हो, वो सारी बातें जो है क्लास के एंड में ही करते हैं। पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, लास्ट में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिएगा, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं एडजस्ट। प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है मेरे भाई, अच्छा हाँ, आप लोग आज जो है क्वेश्चन का कलर काला है, देख रहे हैं ना, लाल वाला क्वेश्चन नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये भी देखने में सही लग रहा होगा, है ना। खैर कमेंट करके बताइएगा, यदि आप सभी को लाल वाला ही चाहिए तो बोलिएगा कि सर रेड कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, कुसुम बहुत तेज चलती है। इस वाक्य में बहुत है, यानी बहुत क्या है ये आपको बताना है। तो भाई दिमाग लगा करके देखिएगा, कहिएगा सर बहुत जो है ये संज्ञा सर्वनाम तो है नहीं सर, लेकिन क्रिया, सर क्रिया भी नहीं है, तो चलना यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ बहुत तो क्रिया होगा नहीं। तो मेरे भाई सटीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रविशेषण। अब ये समझिए कि प्रविशेषण कहते किसको है। तो प्रविशेषण कहते हैं क्रिया विशेषण की विशेषता जो बताता है, उसी को प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत यहाँ पर पता है क्या है, बहुत कहिएगा सर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्रिया विशेषण दिया हुआ है ही नहीं कहीं पर भी। तो क्रिया विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना। यानी कि ये वाला ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम ये लगा सकते हैं जब ये दे भी रखा है। समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर समझिए, देखिए क्या कह रहा है। कहता है कजरारे बादलों वाला दिन था। इस वाक्य में विशेष बताइए क्या है। कजरारे बादलों वाला दिन था। तो बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर देखिए कजरारे शब्द जो है ये बादलों की क्या कर रहा है। ये कजरारे शब्द जो है ये बादलों की विशेषता बता रहा है। तो कजरारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर कजरारे यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, और बादल यहाँ पर विशेषी हो जाएगा। समझ गए ना। ये क्या है, तो कहिएगा सर ये विशेषण है, ये विशेषण है। और ये क्या है, ये विशेषी है। तो यहाँ पर पूछ क्या है, कहता है विशेषी कौन सा है, तो बादल यहाँ पर विशेषी हो जाएगा। समझ गए ना। यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, यहाँ पर बादल की विशेषता बताई जा रही है कि बादल कैसा है, कजरारे है, तो बादल यहाँ पर विशेषी हो जाएगा। समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित किस शब्द में पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है, यानी कौन है जो कि सही यहाँ पर सुमेल नहीं है। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन मेरे भाई ए सही। मिनट्स का मतलब क्षतिपूर्ति नहीं होता है, आप सभी को बताए थे। मिनट्स माने होता है कार्यवृत्त। क्या होता है, कार्यवृत्त माने किसी सभा की कार्यवाही का जो विवरण होता है उसी को कार्यवृत्त कहा जाता है। रेजोल्यूशन मतलब कि संकल्प होता है, या फिर इसके अलावा आप चाहें तो प्रस्ताव भी इसको बोल सकते हैं, संकल्प या प्रस्ताव। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, वर्णित होता है, या फिर इसी को आप निर्धारित कह लीजिए। क्या कह लीजिए, निर्धारित कह लीजिए। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा सुमेल नहीं था, तो कहिएगा सर ऑप्शन ए यहाँ पर सुमेल नहीं था। तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे। देखिए सवाल आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर, जो कि सरोवर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल सही बात है, आप सभी को कह रहे थे सर, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, पद्माकर, ये किसका है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर जो सरोवर का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही है। यदि सर के प्रथम स्वर जो स यहाँ पर लगा हुआ, ये वाला स, इसके स्थान पर यदि हम तालव्य स का प्रयोग करें तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा। यानी कि ये सर ना कह करके सीधा ये कह रहा है ना कि सर का बताओ इसका मतलब क्या हो रहा है, इस सर का मतलब। तो भाई मेरे इसका मतलब होता है बाण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कहिएगा सर इस सर का मतलब होता है बाण। समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। कहता है एक देशी का विलोम बताइए भाई क्या हो जाएगा, बताइए। एक देशी का विलोम शब्द, बिल्कुल यहाँ पर देखिए सबसे सटीक क्या लग रहा है, हाँ सर
एक देशी का बहुउद्देशीय हो जाएगा। एक देशीय तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका बहुउद्देशीय, या फिर इसका उल्टा कहीं कहीं पे आपको जो है सर्वदेशीय भी मिलेगा, सर्वदेशीय भी कहीं कहीं पे मिलता है, ठीक है ना। तो बहुउद्देशीय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अच्छा यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सटीक वाला वैसे बहुउद्देशीय ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरेस्ट वारंट का अर्थ क्या होता है बताइए, अरेस्ट वारंट का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल मेरे भाई कहिएगा सर अरेस्ट वारंट मतलब होता है गिरफ्तारी वारंट, है ना। अरेस्ट वारंट यानी कि गिरफ्तारी वारंट, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक वृष्टि, इसको हम क्या बोलेंगे, अतिवृष्टि। अल्पवृष्टि नहीं बोलेंगे, अनावृष्टि भी नहीं बोलेंगे, परिवृष्टि भी नहीं बोलेंगे, अतिवृष्टि बोलेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। अब यहाँ पर कारक पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, चिन्ह यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। कहिएगा सर के चिन्ह लगा हुआ है, तो के किसके लिए आता है, तो यहाँ पर नॉर्मल समझिए, कर्ता में क्या आता है, कहिएगा सर कर्ता ने, और कर्म को, कर्म में क्या आता है को, और संप्रदान में के लिए, है ना। संप्रदान में क्या आता है, कहिएगा सर के लिए, संप्रदान में के लिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि गरीबों के लिए नियमित धन इकट्ठा करो, माने गरीबों के लिए। यहाँ पर के लिए किसके लिए आया है, गरीबों के लिए, तो यानी के का मतलब यहाँ पर के लिए हो रहा है। अब के लिए किस में आता है, तो कहिएगा सर संप्रदान में आता है, अभी बताएं। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कहिएगा सर संप्रदान कारक हो जाएगा, समझ गए ना मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है किस शब्द में कर्मधारय समास है, बताइए। अब यहाँ पर कर्मधारय समास के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए कर्मधारय समास कहते किसको हैं, थोड़ा सा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेषी हो। विशेषी मतलब क्या, अभी बताया, जिसका विशेषण बताया जा रहा हो और पहला पद विशेषण ही हो, समझ गए ना। तो उसी में होता है कर्मधारय समास। या फिर आप अलंकार वगैरह में पढ़े होंगे, है ना, कि पहला पद दूसरे पद से जिस प्रकार से तुलना होता है, तुलनात्मक वाला संबंध उसमें दिखाया जाता है, उसी में होता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पर देखिए रणवीर नहीं होगा, विचार मग्न भी नहीं होगा, सिर दर्द भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कैसे, दुष्चरित्र। तो यहाँ पर चरित्र क्या हो जाएगा, कहिएगा सर चरित्र हो जाएगा यहाँ पर विशेष्य। और चरित्र है कैसा, तो दुष्चरित्र मतलब बुरा चरित्र है। तो यहाँ पर दुष्ट जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, बुरा चरित्र। तो ये क्या हो गया विशेषण, और ये क्या हो गया विशेष, यानी यहाँ पर विशेषी विशेषण का बोध हो रहा है, उसी में होता है कर्मधारय समास। और देखिए दो चीज़ों का तुलना यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहिएगा हाँ सर हो रहा है। तो इसीलिए होता है यहाँ पर क्या, कर्मधारय समास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यही आपको बस दिमाग में रखना है कि पहला पद उसमें विशेषी होता है और दूसरा पद उसमें विशेषण होता है। अच्छा आइए, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, पहला पद इसमें विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अब ये भी आपको बता चुके हैं सकर्मक अकर्मक किसको कहते हैं। क्या शब्द लगाइए, यदि मीनिंग निकल रहा है तो इसका मतलब सकर्मक है, मीनिंग नहीं निकल रहा तो अकर्मक क्रिया। तो पहला पद दिया हुआ है यहाँ पर कि मोहन हंसता है, यहाँ पर आप क्या शब्द लगाइए, मोहन क्या हंसता है, सेंस निकल रहा है, क्या हंसता है, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो सेंस नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। अगला देखिए सुधीर कार चलाता है, तो सुधीर क्या चलाता है, तो ये तो कह ही रहा है कि कार चलाता है, तो ये तो बन गया है आपका, है ना, सकर्मक हो गया। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, कहिएगा सर चोर को पकड़ लिया, ये भी सकर्मक है। रामू को दवा पिलाओ, क्या पिलाओ, ये क्या शब्द लगे, क्या पिलाओ, कहिए दवा पिलाओ। तो सब में जो है यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया है, अकर्मक यही वाला हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा ये अगले क्वेश्चन पर देखिए, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि उपनिषद शब्द के उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है, बताइएगा। यानी उपनिषद में यदि हम एक प्रत्यय, जो प्रत्यय कोई भी होता है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, तो इसके लास्ट में यदि हम एक प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द बन जाएगा। तो भाई मेरे बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, उपनिषद में यदि एक लगाएं तो उसको हम औपनिषदिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, औपनिषदिक, ठीक है ना। ये उपनिषदिक नहीं होगा, औपनिषद भी नहीं होगा, इसमें तो एक लगवे नहीं किया है, और यहाँ पर औपनिषदिक ये भी नहीं होगा। सटीक आंसर ये वाला, ये थोड़ा जो है ना स्पेलिंग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है बताइए ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस में कौन सी संधि लगी हुई है।
तो कहिएगा सर संधि पता करने के लिए सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, तो बिल्कुल मेरे भाई करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो इधर होता है गिरी और इधर होता है कहिएगा सर ईस, ये वाला ईस। तो इधर क्या मिल गया कहिएगा, इधर सर हर्षिकर मिल गया और इधर मिल गया दीर्घिकर, और दोनों मिलकर के क्या बनाता है कहिएगा सर दीर्घिकर ही बनाता है। और दीर्घिकर क्या है, बड़ा स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगा कहिएगा सर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, समझ गए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी मिल गया, समझ गए। और संधि विच्छेद भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि हाथ कंगन को अरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ये पूछा जाता है। हाथ कंगन को अरसी क्या, याद रखिएगा इसको। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कहिएगा सर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिएगा सटीक आपको बिल्कुल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अनुच्छेद वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डिल्ला, अच्छा यहाँ पर यानी लग रहा है कि अगला लाइन पूरा करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं अगला लाइन इसमें क्या दे रखा है। कह रहा है क्रिसमस की यहाँ पर ले ये वाला लेते हैं ना। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और डिल्ला नामक युवती बैठी अपनी बचत की राशि गिन रही थी। यहीं पर तो आपका आंसर मिल गया मेरे ख्याल से। देखिए तो क्या कह रहा है, कहता है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डिल्ला उपहार का चयन कर रही थी कहिएगा सर नहीं, पैसे गिन रही थी। हाँ अपनी बचत की राशि गिन रही थी, इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसा ही तो गिन रहे थे, लेकिन फिर भी आगे केक पका रही थी, ये तो नहीं होगा सर। उपहार खरीद रही थी, ये वाला नहीं, यानी सटीक आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको ढूंढ करके लगाना है। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई धनवान तो कोई डैश। अब दिमाग लगाइए, कोई उदार, तो उदार के अपोजिट क्या हो जाना चाहिए, अनुदार, कहिएगा सर अनुदार हो जाएगा। लेकिन कोई धनवान तो कोई रंक, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी उदार का क्या हो जाएगा, तो उदार का संकीर्ण और अगला दिया है निर्धन। तो मेरे भाई देखिए अनुदार योगी, योगी तो होबे नहीं करेगा, संकीर्ण मित व्ययी फिर नहीं होगा, कम खर्च करने वाला, कोई धनवान तो कोई, तो धनवान मन ऐसा नहीं कि ज़्यादा खर्च करता है ना, तो फिर ये वाला भी होगा नहीं। देखिए आपको सीधा बताते हैं, इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, कहिएगा सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, उदार का सटीक विलोम संकीर्ण होता है, ठीक है, अनुदार नहीं लगा दीजिएगा। उदार का सबसे सटीक विलोम शब्द हो जाएगा संकीर्ण। तो कोई उदार तो क्या है संकीर्ण, संकीर्ण मतलब जब समझ रहे माने सीमित व्यक्ति, संकीर्ण मतलब सीमित व्यक्ति माने कम खर्च करता है, कम छटर पटर करता है, समझ गए ना, तो वही हो गया, ठीक है। संकीर्ण मतलब सीमित व्यक्ति, और निर्धन माने कोई धनवान तो कोई निर्धन बिना धन का, तो सबसे अपोजिट सटीक वाला ये वाला हो गया, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। भाई बिल्कुल ईजी, आप सभी को बता चुके हैं, बताइएगा कौन सा अलंकार है। हाँ कहिएगा सर यहाँ पर एक ही वर्ण का उच्चारण बार बार हुआ है। देखिए यहाँ पर रघुपति में र, राघव में र, राजा में शुरुआत में र, राम में भी र। तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई हो तो उसी को हम लोग कहते हैं, कहिएगा सर अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं, अनुप्रास। प्रास मैंने इस तरह समझिए फैलाव है ना, तो एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। आइएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है, कहता है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा, तो सीधा तो है अल्पाहारी माने कम भोजन करने वाला। कहाँ पर है, कम कंदमूल खाता हो, ये नहीं होगा, पहले देख लेते हैं। जो फल खाता उसको तो फलाहारी बोलते हैं, जो कम खाता हो, मिल तो गया, कहिएगा सर जो कम खाता उसी को अल्पाहारी कहते हैं। अच्छा जो पकवान खाता हो, ये सब नहीं होगा। सटीक आंसर ऑप्शन मेरे भाई सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयद्रथ वध किसने लिखा है, कहिएगा ये लिखा है किसने, मैथिली शरण गुप्त ने। अच्छा मैथिली शरण गुप्त ने कुछ और भी लिखा है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जाता है बार बार। साकेत के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। एक इसके अलावा भारत भारती, आप सभी लोग नाम सुने होंगे, भारत भारती किसने लिखा है, कहिएगा मैथिली शरण गुप्त ने। यशोधरा के लेखक कौन है, यशोधरा के भी लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। पंचवटी के लेखक कौन है, पंचवटी के लेखक ये भी मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके अलावा जयद्रथ वध के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। आप याद रखिएगा इन सारे को, ठीक है, कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। करेक्ट आंसर मेरे भाई डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है ढोल के अंदर पोल, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से किस विकल्प में दे रखा है। तो ढोल के अंदर पोल, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। अच्छा अवकाश से बढ़कर सपने देखना,
कहीं ठौर कहीं ठिकाना नहीं, कहीं ठौर ठिकाना नहीं। अच्छा, मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता नहीं। सबसे सटीक आंसर मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। कहीं का हाँ सर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ढोल के अंदर पोल, माने ढोल आपको बाहर से दिखेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, खोल ही तो रहता है। माने कि दिखावा कुछ और, दिखता कुछ और है और अंदर गुण कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अंदर गुण कुछ नहीं, कि इसका मतलब अंदर में कुछ नहीं है उसके ढोल के, लेकिन ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी है ना इंसान वगैरह के लिए प्रयुक्त होता है। दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, तो इसे कहते हैं ढोल के अंदर पोल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कहता है उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए। नहीं, खाली ब्लैंक स्थान को यहाँ पर भरना है। उसकी बात का उत्तर कोई नहीं दे सका, सब क्या हो गए, शर्मिंदा हो गए, निरुत्तर हो गए, निरंतर हो गए, निराधार। लेकिन निरुत्तर मतलब होता है बिना उत्तर का, यानी उत्तर नहीं दे सकना। तो सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसकी बात का उत्तर कोई नहीं दे सका, सब निरुत्तर हो गए। क्या हो गया, कहिएगा सर निरुत्तर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है लोग आजीवन डैश की तरह जुटे रहते हैं, यानी टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। मेरे ख्याल से यही होगा, टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। तो कह रहा है टट्टू का बहुवचन बताओ सीधा, यानी टट्टू का आपको बहुवचन बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे, टट्टू का टट्टू तो बहुवचन होगा नहीं, टट्टुएं भी नहीं होगा, और टट्टियों ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। सबसे सटीक आंसर होगा टट्टुओं। ध्यान रखिएगा, टट्टू का बहुवचन यानी कि है ना ज़्यादा संख्या वाला, तो टट्टू का बहुवचन टट्टुओं हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी सी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देख लीजिएगा 2-4 क्वेश्चन और हैं। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि निम्न विकल्पों में से एक सही शुद्ध विकल्प छांटिए। अच्छा, शुद्ध यानी वाक्य आपको चयन करना है। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। मतलब एक ही तरह से वाक्य वही है, लेकिन यहाँ पर आप पकड़ना है कि सही कौन सा लिखा हुआ है। जीवन में दीर्घिकार होता है, कहिएगा सर ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जीवन में हर्षिकार दे रखा है, ये वाला तो होबे नहीं करेगा। देखिए इसमें जीवन में दोनों में दीर्घिकार, यानी ये तीनों हो सकता है। अच्छा फिर भी आगे देखिएगा, क्षण भंगुर में देखिए यहाँ पर छ लिख दिया, ये वाला क्षण भंगुर नहीं होता है, क्षण में ये वाला छ वाला होता है, तो ये फिर बिल्कुल सही। फिर ये वाला भी नहीं होगा, और इसके अलावा यहाँ पर वाला तो होगा नहीं। अब 2 बच गया बस। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं कहाँ पर गलत किया है। अच्छा यहाँ पर देखिए भंगुर में हर्षुकर लगा हुआ है, यहाँ पर भंगुर में दीर्घकार लगा हुआ है, तो दुर्घुकर वाला फिर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत है। सबसे सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, ये वाला लाइन जो है बिल्कुल सही है। इसमें जितना भी स्पेलिंग वगैरह हिज्जा जिसको आप लोग कहते हैं वो सही लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अब बताइए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फिर वापस वही है, लेकिन देखिएगा, वकीलों ने कागजों की जांच की, इत्र में सुगंध है, वह डाल महीन है, उसने तो हस्ताक्षर कर दिए। कहिएगा सर पढ़ने के बाद तो सर पता लग रहा है ऑप्शन सी, वह डाल महीन है। महीन डाल यानी किसी पेड़ का डाल महीन थोड़े हो सकता है, इतना भी तो महीन नहीं होता है कि उसके लिए हम है ना महीन शब्द का इस्तेमाल कर दें। तो वह डाल पतली है, ये हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कहिएगा सर वह डाल पतली है, तो महीन के जगह हम पतली शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन महीन नहीं बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगा है ना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, यही वाला अशुद्ध था। अशुद्ध जो है यानी सॉरी अशुद्ध जो वाक्य है ये आपको पकड़ने बोल रहा था। अच्छा ये अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर कह रहा है आपसे, देखिए क्या, छोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, कहता है कि अब अली रही गुलाब में आपत कंटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है भाई बताइए। अब अली रही गुलाब, मेरे भाई इसका मतलब आपको समझाते हैं, फिर आपको जो है ना अलंकार समझ में आ जाएगा, या फिर याद रखिएगा आज के बाद। इसको समझिए सबसे पहले, इसका अर्थ क्या हो रहा है। अब अली रही गुलाब में, माने कि अली माने भंवरा, ठीक है, अली माने क्या हो गया, भंवरा। तो अब भंवरा रही गुलाब में, आपत कंटीली डार माने अब जो है गुलाब में सिर्फ डाल ही बचा हुआ है, यानी कि कांटा ही। अब आपत कंटीली डार, अब उसमें जो है सिर्फ कांटा ही बचा हुआ है, फूल एक भी नहीं है। लेकिन फिर भी अली यानी फिर भी भंवरा उसके पास जाता है फूल के लोभ से, है ना। तो ये लाइन जो है बेसिकली इंसान के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंसान को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप यदि किसी इंसान से दोस्ती किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें से एक दोस्त काफ़ी धनवान है और एक दोस्त गरीब है, तो गरीब दोस्त जो है धनवान के पास यदि रहने जा रहा है, और अगर वो अमीर दोस्त यदि गरीब हो जाता है, यानी किसी भी वजह से वो कंगाल हो जाता है, तो इंसान वापस उसको छोड़ करके नहीं आता है ना। यानी उसके संबंध की वजह से कि भाई ये मेरा दोस्त है पहला, तो ये दूसरी बात क्या हो सकता है, ये वापस कभी न कभी ये अमीर हो सकता है इस लोभ में।
तो वही ये कह रहा है, जैसे भंवरा जो है बार बार गुलाब पेड़ पर जाता है कि भाई पहले यहाँ तो गुलाब हुआ करता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, समझ गए। तो ऐसा भाव जहाँ पर भी उत्पन्न हो रहा हो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा कहिएगा सर, अन्योक्ति अलंकार। करेक्ट आंसर सी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस वेद में बताइए, यह किस उपनिषद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। तो कहिएगा सर ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे भाई, ऋग्वेद में। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अच्छा लास्ट में आप सभी को होमवर्क, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है बताइए वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं अभी वर्णों की जहाँ पर आवृत्ति बार बार हो रही है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास होगा या छेकानुप्रास होगा, लाटानुप्रास होगा या फिर अंत्यानुप्रास। बताइए कौन सा अलंकार होगा, ये कमेंट करके बताना है। अच्छा आप सभी के एग्ज़ाम डेट जो है आए तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई ऐसा जो है पेपर वगैरह में छपा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के लास्ट में है ना, अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के पहले वीक में हो सकता है। अप्रैल के लास्ट वाले वीक में या फिर मई के पहले वीक से स्टार्ट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम जो है कि हो सकता है। तो एग्ज़ाम डेट वैसे पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है अनुमान लगाया गया है, क्योंकि पेपर में ऐसा न्यूज़ जो है आया था, है ना। तो काफ़ी सारे टीचर लोग आपको देखिएगा पेपर को जो है स्क्रीनशॉट लेकर के समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो बेसिकली आप अनुमान लेकर के चलिए, न्यूज़ में आया है तो हो भी सकता है। वैसे आयोग का कुछ ठिकाना है नहीं, वो लेगा एग्ज़ाम या नहीं लेगा, या हो सकता है बाद में भी जाकर ले। लेकिन आपका ये बस बना रहना चाहिए कि भाई तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त हो, या फिर ऐसे भी समझिए यदि आयोग आपको ये है ना चेतावनी दे रहा है कि भाई एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप कहीं पर भी बिखरने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। आपको जहाँ से भी तैयारी करते हैं तैयारी लगातार करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि आयोग कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन वो जो है ऐसा भी नहीं कहा है कि भाई होगा ही नहीं, है ना। पूरी तरह से तो छोड़ा भी नहीं है, बीच में जब ये आपको आगाह कर दिया है तो बिल्कुल मेरे भाई हो भी सकता है, समझ गए ना। तो ये ध्यान में आपको रख करके चलना है। बाद बाकी PDF वगैरह के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाता है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिए बना करके, प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास दिख जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।